नमस्कार, स्वागत है आज के इस ऑनलाइन क्लासेज में। मैं महेंद्र बाना आपके लिए लेके आया हूँ द्रव्यमान केंद्र से संबंधित कुछ तथ्य या सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड कुछ टर्म्स, जिसमें लास्ट वीडियो में अपने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए थे, वो उसकी पोजीशन से संबंधित किए थे, उसकी स्थिति से संबंधित। आज अपन थोड़ा द्रव्यमान केंद्र की वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की बात करेंगे। उसके बाद एक थिन रोड के सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन करेंगे। चलो चर्चा करते हैं अपन। लास्ट वीडियो में अपन ने कहा था कि जो सेंटर ऑफ मास जो होता है, सेंटर ऑफ मास जो है उसकी स्थिति जो होगी वो होगी RCM, पोजीशन जो होगी RCM, उसका मान आएगा M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस सो ऑन, जितने पार्टिकल्स हो उन सब का मास का प्रोडक्ट करेंगे उसकी पोजीशंस के साथ, बटा टोटल मास का भाग दे देंगे। ये हमारे पास फाइनल आंसर था और इसको हमने ऐसे भी लिखा था कि M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस, अगर M3 भी लिखो तो M3 लिख सकते हो क्योंकि हम तो n पार्टिकल्स तक की बात कर रहे हैं, बटा टोटल मास M भी है। इसको M1 प्लस M2, इसको हम क्या कह सकते हैं, टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस कह सकते हैं। आज अपन बात करते हैं द्रव्यमान, लिखो भाई, द्रव्यमान केंद्र की गति, मोशन ऑफ center of mass, motion of center of mass. We know that the position of center of mass is, हम जानते हैं कि द्रव्यमान केंद्र की स्थिति RCM इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस सो ऑन Mn Rn है और डिवाइडेड बाय टोटल मास M। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें t के रेस्पेक्ट में, M को इधर ले आओ भाई, तो M RCM बराबर आ गया M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस सो ऑन Mn Rn। फिर कह देंगे डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएशन with respect to t of RCM। तो जैसे ही हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो m तो कांस्टेंट बाहर निकल गया, ये m तो क्या है, कांस्टेंट बाहर निकल गया, तो RCM का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। अंग्रेजी में, हिंदी में लिख सकते हो RCM का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे इसमें RCM का अवकलन करोगे तो d/dt ऑफ RCM, M1 का भी कांस्टेंट रह गया तो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू dR1/dt प्लस दूसरे वाले का M2 dR2/dt प्लस सो ऑन Mn कांस्टेंट बाहर रह गया dRn/dt। ये तो पोजीशंस का फॉर्मूला है स्थिति का। अब वेग में आ जाएगा ये मान, तो वेग में क्या आ जाएगा, देखो ये कहलाएगा VCM। क्या कहलाएगा, VCM। आपको याद होगा वेलोसिटी यानी वेग का सूत्र होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट को मैं R से रिप्रेजेंट करूं या पोजीशन को R से रिप्रेजेंट करूं, पोजीशन एक प्रकार से किसी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट ही है, लेकिन वो वेक्टर फॉर्म में है, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये मान आ गया मेरे पास M VCM इज इक्वल टू, ये आ जाएगा M1, पहले पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी V1, दूसरे वाले की कितनी हो जाएगी M2 इंटू V2 प्लस सो ऑन Mn इंटू Vn। ये देखो बच्चों, लिख दो ये। उसके बाद ये तो मोमेंटम बन गया एक प्रकार से, अगर m से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, इस पे आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं बच्चों, देखते हैं। तो VCM इज इक्वल टू आ गया M1 V1 प्लस
m2v2 प्लस सो ऑन mn vn होल बट्टा में आ गया कैपिटल M। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। यह द्रव्यमान केंद्र की गति को प्रदर्शित करता है, यह गति का समीकरण है। अगर आपको क्वेश्चन में अलग अलग कणों के वेग का मान दे दिया जाए, द्रव्यमान का भी मान दे दिया जाए, तो आप उसके द्रव्यमान केंद्र का वेग का मान ज्ञात कर सकते हो। यानी कि पहले कण का वेग इंटू पहले कण का द्रव्यमान प्लस दूसरे कण का वेग इंटू पहले कण का द्रव्यमान, सो ऑन सभी कणों के द्रव्यमान को वेग से मल्टीप्लाई करते जाओ। इसका मतलब ये हो गया कि ये टोटल मोमेंटम है, संवेग है। ये m1 v1 m2 v2 m3 v3 सो ऑन mn vn, ये है एक प्रकार से संवेग। अगर आपको संवेग भी दे दें और कुल द्रव्यमान दे दे कणों का, तब भी वेग निकाल सकते हो, क्योंकि संवेग में वेग का द्रव्यमान का भाग देते ही वेग का मान आता है। ये था हमारे पास द्रव्यमान केंद्र के वेग का समीकरण। आगे बढ़ते हैं, आगे लिख देते हैं हम द्रव्यमान केंद्र का त्वरण। इसी में द्रव्यमान केंद्र बिंदु का त्वरण, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। वापस डिफरेंशिएशन कर दो स्टार इक्वेशन का। तो जैसे ही हम स्टार इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो v डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी अपॉन डी टी ऑफ वी सी एम इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी m1v1 प्लस डी अपॉन डी टी m2v2 प्लस सो ऑन डी अपॉन डी टी ऑफ mn vn होल बट्टा में आ जाएगा कुल द्रव्यमान। द्रव्यमान क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए इसका अवकलन 0 रहता है, तो हम करेंगे नहीं वैसे भी। ये मान आ गया m1, ये डिफरेंशिएशन होगा v का, तो पहले v1 का हो गया, m2 डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t ऑफ v2 हो जाएगा, प्लस सो ऑन mn डी अपॉन डी टी ऑफ डिफरेंशिएशन vn डिवाइडेड बाई टोटल मास m। ये भी क्या था भाई, वेलोसिटी, तो ये क्या बन गया भाई, एक्सीलरेशन acm बन गया। इधर देखो ये d अपॉन डी टी ऑफ v1 जो है ये पहले कण का त्वरण बन गया, तो m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस सो ऑन mn an। ये बात हम प्रूफ के अंदर लेके चले थे। यहाँ इस प्रकार से हम शुरू हुए थे, पहले एक्सीलरेशन आया था क्योंकि टोटल फोर्स को मोमेंटम बदला, मोमेंटम ने वेलोसिटी में बदला, वेलोसिटी से फिर आया था हमारे पास RCM का मान। तो हम क्या वापस अब क्या कर रहे हैं, RCM से लेके पहले वेलोसिटी आ जाएगी, फिर एक्सीलरेशन का मान आ जाएगा, अब हम कह देंगे फोर्स कितना लगेगा। तो ये था हमारे पास इक्वेशन डबल स्टार। दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। याद रखें द्रव्यमान केंद्र का त्वरण हमेशा रेखीय रहता है, क्योंकि ये रेखीय वेग में ही गति करता है। इट इज़ ओनली इन ट्रांसलेटरी मोशन, ये रोटेशनल मोशन नहीं करता। इसलिए रोटेशनल मोशन नहीं करने वाले पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम जो हो ये जो एक्सीलरेशन होगा वो भी लीनियर होगा, त्वरण का मान भी उसमें क्या होगा, रेखीय होगा, एक ही दिशा में गति करेंगे, घूर्णन के रूप में वो गति नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, द्रव्यमान केंद्र पर बल, फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास, इसका मल्टीप्लाई कर दो इधर, सिंपल सी बात। तो FCM इज इक्वल टू आ गया
MACM, वो भी क्या आ जाएगा M1A1 प्लस M2A2 प्लस सो ऑन MnAn। अब ये चीज़ें कोई रटने वाली बात नहीं है, सिंपल बातें हैं। त्वरण आएगा तो बल आ जाएगा, और वेग आ गया तो त्वरण निकाल सकते हो। अगर विस्थापन का सूत्र हम सबको याद रखना है, सूत्र हमें मेनली रूप से ये एक ही याद रखना है, RCM वाला, इससे सब चीज़ें आ जाती है। इसका अवकलन करो तो वेग आ जाएगा, वापस अवकलन करो त्वरण आ जाएगा, उसको इसके कुल द्रव्यमान से गुणा करो तो बल आ जाएगा। इतने तो छोटे छोटे टॉपिक है ये। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अभी संवेग की। देखते हैं क्या होता है संवेग वाला। क्योंकि VCM का मान हमें पता है M1V1 प्लस M2V2 प्लस सो ऑन MnVn है, होल डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस सो ऑन Mn। ये टोटल मास था हमारे पास, इसको हम कैपिटल M भी कह सकते हैं। इसका मान जो है कैपिटल M भी कह सकते हो आप, VCM। अगर आप इस M का इधर मल्टीप्लाई करो तो वापस वही सूत्र बन जाएगा संवेग का। किसका संवेग? CM का। ठीक है, द्रव्यमान के अंदर का संवेग, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। जैसे इस इधर मल्टीप्लाई करो तो PCM बन गया, इसका मान बन गया MVCM, जो वापस वही सूत्र में और क्या बोल रहा था कि भाई सभी कणों का जो संवेग है उसको जोड़ दो तो टोटल संवेग आ जाएगा। छाप दो ये लाइन, अर्थात नीचे लाइन आ जाएगी, अर्थात द्रव्यमान केंद्र का संवेग सभी कणों के संवेगों के योग के तुल्य होता है। सच दैट, अर्थात द्रव्यमान केंद्र का संवेग सभी कणों के संवेगों के योग के तुल्य होता है। अब ये सदिश योग है क्योंकि वेक्टर ऑलवेज एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सच दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज, या मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास ही कह दो, टोटल लिखने की जरूरत ही नहीं है। मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज द वेक्टर सम, यहाँ सदिश योग लिख देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर सम ऑफ ऑल, वेक्टर सम ऑफ ऑल मोमेंटम्स ऑफ ऑल पार्टिकल्स। ठीक है, एक लाइन और देखो, ये मेन सूत्र अपने पास RCM ही है, बस उसको आगे से आगे डिफ्रेंशिएट करते जाओ। पहले डिफ्रेंशिएट किया तो वेलोसिटी आ गया, उसको मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंटम आ जाएगा, फिर डिफ्रेंशिएट कर दो तो एक्सीलरेशन आ जाएगा, उसको मास से मल्टीप्लाई करो तो फोर्स आ जाएगा। हम ये बात जानते हैं चूंकि सिंस dPCM/dt यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एक प्रकार से ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है भाई? फोर्स के, अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। अब कहते हैं इफ F एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0, यानी कि बाह्य बल जो है, बाह्य बल का मान 0 हो, अर्थात निकाय पर
किसी प्रकार का बाह्य बल नहीं लगता हो, such that there is no external force acting on the system, तब इस कंडीशन में क्या होगा भाई, इसके नीचे लिख देना, जस्ट इसके नीचे dp/dt ऑफ cm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब p क्या रह जाएगा भाई, कांस्टेंट। अगर किसी क्वांटिटी कांस्टेंट क्वांटिटी का आप डिफरेंशिएशन करोगे ना तभी उसका मान 0 आता है। छाप दो ये बात। अर्थात बाह्य बल की अनुपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र का संवेग नियत रहता है। बाह्य बल की अनुपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र का संवेग नियत रहता है। अतः लिख सकते हो, अतः बाह्य बल की अनुपस्थिति में सेंटर ऑफ मास का यानी द्रव्यमान केंद्र का संवेग नियत रहता है। ठीक है। thus in the absence of external force the momentum क्वेश्चन लिख देना PCM of center of mass always become constant, ये अपना है मोमेंटम से संबंधित, एक्सीलरेशन से संबंधित और वेग से संबंधित। अब जो अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एक प्रकार से वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है और टॉपिक भी है। अपने टॉपिक का नाम है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ थिन रॉड। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए थिन रॉड पतली छड़ का द्रव्यमान केंद्र। अब इसकी पोजीशन कहाँ पर होगी हम मान के चलेंगे, ये सब बात क्वेश्चन में भी आ जाता है। अगर वो क्वेश्चन भी पूछे तो क्वेश्चन भी ऐसा आ सकता है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए थिन रॉड। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। पतली छड़ का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात कीजिए। पतली छड़ का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात कीजिए। इसमें हम कुछ मान लेते हैं, सॉल्यूशन मान लो, उत्तर मान लो, जैसे भी आप लिखो। माना L लंबाई की एक पतली छड़ जिसका द्रव्यमान कैपिटल M है, जो x दिशा में रखी गई है।
जो x दिशा में रखी गई है। लेट ए एल लेंथ ऑफ रॉड हैव कैपिटल M मास placed in x डायरेक्शन या x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस कह दो, placed along x एक्सिस। ठीक है, नीचे लाइन में लिखो इट्स origin point consider at O on the 1 ADG edge of the rod। ये किनारे पे मान लेंगे, इसका मूल बिंदु O पर छड़ के किसी एक किनारे पर मान लेते हैं। मेन बात यहाँ देखो, चूंकि छड़ का द्रव्यमान समान रूप से वितरित है, अतः इसे dm द्रव्यमान के अल्पांशों से मिलकर बनी हुई माना जा सकता है, या बनी हुई मानी जा सकती है, बनी हुई मानी जा सकती है। Since the mass of rod formed by dm mass elements ठीक है, बिकॉज इसी में और लिखता, बिकॉज BECAUSE because the mass of rod is uniformly, इतनी थोड़ी कंसिडरेशन लिखनी है थोड़ी सी, ताकि कुछ पता चले। लंबाई L थी, मास उसका M है, यूँ समझो ये भी एक रोड है, ये भी एक रोड है, इसका मास भी यूनिफॉर्मली हर जगह समान है। तो हम कह सकते हैं इसकी लंबाई L है, टोटल मास इसका कैपिटल M है। ये कैपिटल M मास जो है ये एलिमेंट से मिलकर बना है। छोटे छोटे टुकड़ों में अगर इसको डिवाइड करें इस पूरे द्रव्यमान को, तो प्रत्येक एलिमेंट यानी प्रत्येक अल्पांश का जो द्रव्यमान है वो dm आ जाता है। तो अब तो छोटा सा डेरिवेशन है, इसका ज़्यादा बड़ा है नहीं। डायग्राम बनाते हैं इसका कैसा होता है, देखो। अब मान लेते हैं अपन ये एक छड़ है अपने पास, O पॉइंट पर इसका ओरिजिन है, ये O पॉइंट मान लेते हैं इधर। यहाँ से यहाँ तक की टोटल इसकी लेंथ जो है वो है कैपिटल L। यहाँ एक कोई लेंथ एलिमेंट मान लेते हैं जिसकी मोटाई जो है वो dx है और द्रव्यमान इसमें है dm। ओरिजिन पॉइंट से ये x डिस्टेंस पर है। कौन x डिस्टेंस पे है? मास एलिमेंट dm।
अब और लिख देते हैं एक लाइन, माना कोई द्रव्यमान अल्पांश dm मूल बिंदु O से x दूरी पर है, जिसकी मोटाई dx है, जिसकी मोटाई dx है। अपन अब कह सकते हैं चूंकि एकांक लंबाई में द्रव्यमान जो है, जिसको हम द्रव्यमान घनत्व बोल सकते हैं, एकांक लंबाई में द्रव्यमान का मतलब लंबाई के अनुदिश द्रव्यमान है, इसलिए यूनिट लेंथ में जो द्रव्यमान होगा वो उसका द्रव्यमान घनत्व हो गया। और वैसे द्रव्यमान घनत्व आयतन, एकांक आयतन में द्रव्यमान भी द्रव्यमान घनत्व कहलाता है, तो लंबाई के अनुदिश ये आ जाता है। इंग्लिश में लिख सकते हो लेट ए मास एलिमेंट dm of thickness dx at a distance x from point O। नीचे लिखिए since the mass in unit length is m upon l, ये यूज आएगा अभी जस्ट m upon l। तो therefore mass of element, दूसरा भी नाम लिख सकते हो सेगमेंट, dm इज इक्वल टू, आपको पता रहना चाहिए मास इन यूनिट लेंथ, जिसको हम मास डेंसिटी बोल सकते हैं लेंथ के अनरेस, इनटू dx, यानी कि इसकी dm जो एलिमेंट था उसकी लंबाई कितनी थी, dx थी, और यूनिट लेंथ में मास कितना है, m अपॉन l को dx से मल्टीप्लाई करो तो dm का मान आ जाएगा। सूत्र यही तो होता है, किसी चीज़ का द्रव्यमान ज्ञात करो तो द्रव्यमान बराबर हो जाता है घनत्व इंटू आयतन, अगर आयतन के रूप में हो तब। अब चूंकि ये लंबाई के अनुदिश द्रव्यमान है, इसलिए लंबाई के अनुदिश वाला घनत्व है इंटू लंबाई का मान। तो लंबाई यानी यूनिट लेंथ में मास इसका m अपॉन l है, और एलिमेंट की लेंथ कितनी है, dx है, तो dm का मान आ गया m अपॉन l इंटू dx। लिख दो भाई। यस, अब अपने पास उत्तर आ जाएगा। पोजीशन अंग्रेजी वाले लिख दो भाई, द्रव्यमान अल्पांश dm का मान, द्रव्यमान अल्पांश dm का मान, dm बराबर एकांक लंबाई में द्रव्यमान इंटू dx। फिर लिख दो dm बराबर m अपॉन l इंटू dx। अब आ जाएगा देयरफॉर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो इसको कह देंगे XCM, क्योंकि x एक्सिस में ही रोड को रखा गया है। इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों, कहाँ से कहाँ तक, 0 से कैपिटल L तक इंटीग्रेशन हो जाएगा। x इसकी लंबाई है, dm इसका मास है। आपको याद होना चाहिए टोटल फॉर्मूले का सूत्र, मास इंटू लंबाई बटा टोटल द्रव्यमान आना चाहिए। टोटल द्रव्यमान भी आपको याद रखना, इंटीग्रेशन 0 से L ऑफ dm या कैपिटल M, टोटल मास कितना है 0 से कैपिटल M।
कॉर्नर पे 0, धीरे धीरे बढ़ते जाओ, लास्ट कॉर्नर तक पहुंचते पहुंचते इसका कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, कैपिटल M। तो ये नीचे वाला तो dm का इंटीग्रेशन m हो गया, और m में एक बार कैपिटल M एक बार 0, तो m ही आ गया। तो ये तो आ गया 1/M। इसका इंटीग्रेशन तो m हो गया। याद करो बच्चों, मैंने इंटीग्रेशन सिखाए हैं, जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है, वैसे dm का इंटीग्रेशन m। अगर आपको कोई लिमिट दे रखी हो तो वो लिमिट लगाओ, एक बार अपर लिमिट रखो, एक बार लोअर लिमिट। अपर लिमिट रखेंगे तो m, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0, तो फाइनल उत्तर क्या आ गया, m। इसका मतलब इसका पूरा मान तो आ गया m, तो 1/m इंटीग्रेशन 0 से L x बड़ा ही है इंटू dm। छाप दो, ये लिख दो बच्चों। तो नेक्स्ट देखो, x cm का मान 1/m पहले से ही पड़ा है अपने पास, ये x dm का मान रख दो, दैट इज द वैल्यू ऑफ dm। ये वैल्यू रखो, इंटीग्रेशन 0 से L x dm का मान है m/L इंटू dx। प्यारे विद्यार्थियों, एलिमेंट को अंग्रेजी में दूसरा शब्द है सेगमेंट भी बोलते हैं कई। यस, नाउ x cm इज इक्वल टू 1/m पड़ा है, ये m/L फिर बाहर निकल गया, m/L। अब ये कैंसिल होगा, देखना, m से m। इंटीग्रेशन 0 से L तक x dx, ये x बच गया, dx बच गया, m/L को बाहर निकाल दिया। अगला स्टेप देखो, उसमें सारे उत्तर आ जाएंगे, सब बातों के जवाब मिल जाएंगे आपको। कहने का मतलब, अगर कोई यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, एक समान रूप से द्रव्यमान वितरित हो, तो उसके लिए द्रव्यमान केंद्र का जो सूत्र होगा ना, वो समाकलन, उसकी लंबाई कितनी है, x एक्सिस में लंबाई x मान लो, और उसका एलिमेंट का द्रव्यमान कितना है, ये x dm का मान है, और उसमें टोटल द्रव्यमान का भाग दे दो, दैट इज द सेंटर ऑफ मास के पोजीशन की। अगर y डायरेक्शन में था तो y cm कह देते, 1/m इंटीग्रेशन x dm को लिख देते। z डायरेक्शन में अगर होता तो 1/m z dm कह देते। dm का मान क्या है हमने अभी निकाला है, उसी हिसाब से निकाल लेते। लेंथ एलिमेंट में मास कितना है और उस स्ट्रिप का या एलिमेंट की लेंथ कितनी है, उसे मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये भी सूत्र हैं किसके, उसी के। जैसे हमने निकाला था ना x cm का मान m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस सो ऑन, ऐसे mn xn बटा कुल मास m1 प्लस m2। ये जो सूत्र है ये पहले कण का है। अगर कण के रूप में न होकर समान रूप से वितरित हो जाए द्रव्यमान, तब यही सूत्र इसमें बदल जाएगा। ये जो समेशन है ना, जोड़ है ना, ये जोड़ किस में बदल जाएगा, इंटीग्रेशन में बदल जाएगा। ठीक है, नोट डाल के नीचे बात लिख देंगे अपन ये भी, ताकि याद रहे आपको कि ऐसे भी द्रव्यमान केंद्र के सूत्र होते हैं। m से m कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/L। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, x² बटा 2, 0 से L। एक बार x की जगह L रखो तो L²/2 आ गया, माइनस एक बार 0 रखो तो 0 आ गया। ये नियम याद रखो, अपर लिमिट x की जगह तो L² बटा 2, फिर 0 रखो x की जगह तो 0/2, वापस 0 ही हो गया। तो x cm का मान एक प्रकार से छड़ का द्रव्यमान केंद्र का मान आ गया। जैसे ये बाहर निकलेगा तो उत्तर कितना आ गया, L/2। इसका मतलब छड़ के बीच में होगा द्रव्यमान केंद्र, एकदम बीच में, यहाँ पर। इधर से भी L/2 डिस्टेंस रहेगी और इधर से भी L/2 डिस्टेंस रहेगी। दैट्स ऑल।